हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट को। उसके अंदर अपन ने क्लास के 12 पढ़ ली थी। तो उसके अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा था, मेन टॉपिक चल रहा था आपका फंडामेंटल ऑफ इकाई। जो फंडामेंटल इकाई है ना, जो 3 प्रकार की हो बेसिकली। तो एक तो होती है आपकी मैकेनिकल यूनिट होती है, सेकंड होती है आपका सेकंड पॉइंट होता है आपका इलेक्ट्रिक यूनिट, और थर्ड पॉइंट होता है आपका थर्मल यूनिट। तो अपन ने क्या 2 पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था, एक तो आपको मैकेनिकल यूनिट को और एक इलेक्ट्रिकल यूनिट को। अब तीसरा पॉइंट होता है अपना लास्ट पॉइंट होता है, इसके बाद में अपन इसके अंदर मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे ना। तो अपना लास्ट पॉइंट है ना, तो क्या है थर्मल यूनिट। तो इसी को अपन इसी क्लास में क्या कंटिन्यू रखेंगे, थर्मल यूनिट। तो थर्मल यूनिट मीन्स यानी कि इसके अंदर क्या होता है, तापीय सिद्धांत में कार्य करती है। तो इसके अंदर आ जाता है जैसे कि तापीय एनर्जी आ जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा आ जाएगा, लेटेंट हीट आ जाएगा, हीट। तो ऐसे कुछ टॉपिक है, उनके बारे में पढ़े डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसके अंदर आ जाता है, सबसे पहले आता है इसके अंदर थर्मल एनर्जी, फर्स्ट पॉइंट। थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी क्या होती है, एक तरह से सिंपल परिभाषा है इसकी बिल्कुल। थर्मल एनर्जी में क्या होता है इसके अंदर, यानी कि सिंपल है, जब अपन किसी चालक तार में, जब किसी चालक तार में अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वो चालक तार क्या हो जाता है, उसके अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं तो उसके अंदर खुद का क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है ना भाई, कंडक्टर का इंटरनल रेजिस्टेंस होएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होएगा तो वो वायर क्या होएगा, गर्म होएगा। ठीक है ना, उसी को अपन क्या कहते हैं, यानी कि जूल का सिद्धांत कहते हैं। जूल नामक वैज्ञानिक ने यह कहा था, जब किसी चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसके अंदर यानी कि एक इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण कुछ शक्ति का व्यय होता है, जो ऊष्मा के कारण वो खर्च होती है। तो उसी को अपन क्या कहते हैं, जूल का नियम कहते हैं। तो सिंपल परिभाषा है इसकी, जब किसी चालक तार में से, जब किसी चालक तार में से विद्युत धारा जब किसी चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस चालक तार में, तो वह चालक तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है ना, तो क्या हो जाता है, वह चालक तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। उस चालक में पैदा हुई ऊष्मा, यानी अपन के, तो यानी कि कोई कंडक्टर उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने, तो उस चालक के अंदर क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। जब ऊष्मा की मात्रा विद्युत धारा के मान के बढ़त के समानुपाती, विद्युत धारा के मान के वर्ग तथा प्रतिरोध, व समय के गुणनफल के समानुपाती होती है। समय के गुणनफल के समानुपाती होती है। समय के गुणनफल के समानुपाती होती है। उसे जूल का नियम कहते हैं। उसे
जूल का नियम कहते हैं। ठीक है ना, यानी उसे जूल का नियम अपन कहते हैं। इसी में लिखना है, इसी में लिखना है, एक पॉइंट लिखना है अच्छा सा। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुछ ऊर्जा व्यय होती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुछ ऊर्जा व्यय होती है। कुछ ऊर्जा व्यय क्या होती है? खर्च होती है। यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्या होती है? प्रकट होती है। यह ऊर्जा क्या होती है? ऊष्मा के रूप में क्या होती है? प्रकट होती है। तो इसका जो प्रतीक हो जाएगा, प्रतीक क्या हो जाएगा ऊर्जा का? प्रतीक इसका क्या हो जाएगा? ई, और मात्रक हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? जूल। जूल हो जाएगा, या इसका कैलोरी भी होता है। ठीक है ना, इसका मात्रक क्या होता है? कैलोरी भी होता है। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका E बराबर V इंटू आई इंटू टी। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी को अपन लिख सकते हैं अपने क्या H की फॉर्म में। तो इसको अपन क्या ईट है ना, तो इसको H की फॉर्म में लिख लेंगे। तो इसका जो प्रतीक हो जाता है ना, E हो जाएगा, सॉरी H हो जाएगा ना। तो H की फॉर्म में लिख रहे हैं इसको ना, तो H की फॉर्म में हो जाएगा। तो आप इसे ओम के नियम से हो जाएगा इसके अंदर H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये होता है ओम के नियम से। तो आपका जो मेन फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा, ये वाला जो H बराबर आई स्क्वायर आर टी। कैसे आया यहाँ पे समझ लो इस चीज को, क्योंकि आपका क्या है यहाँ पर क्या हो जाता है V बराबर आई बराबर क्या हो जाता है? V बटा आर होगा, तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाता है V बराबर आई इंटू आर हो जाता है। तो मैं क्या V की जगह वैल्यू रखूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा H बराबर आई इंटू आर इंटू टी, आई इंटू टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? H बराबर आपका आई स्क्वायर आर इंटू टी, यहाँ से लिया है। ठीक है ना, ये पॉइंट यहाँ से लिया V बराबर आई स्क्वायर आर। तो ये आप मैंने क्या किया, V की जगह इसके अंदर फॉर्मूला उनका नियम से, तो इसके अंदर क्या रखा? V की जगह ये दिया है ना टर्म्स, इसकी जगह मैंने वैल्यू रखी, तो आपका ये चीज प्राप्त हो गई यहाँ से। ठीक है ना, तो इसका जो फॉर्मूला होता है यही होता है। तो ये भी हो सकता है इसका, या H बराबर V स्क्वायर टी, H बराबर V स्क्वायर टी, ये भी फॉर्मूला होता है इसके अंदर। ठीक है ना, तो इसका अगला फॉर्मूला हो जाएगा H बराबर आई स्क्वायर आर टी डिवाइड J। अब J का मान रखेंगे तो अपन क्या हो जाएगा? H बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक है ना, अब J का मान कितना होता है आपका? 4.18। ठीक है ना, तो इसी टर्म्स को सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? H बराबर 0.24 आई स्क्वायर आर टी, ये हो जाएगा आपका जूल में। जूल लिख लो, सॉरी कैलोरी लिख सकते हो। ये हो जाएगा आपका जूल में, ये होता है, ये टर्म्स हो जाएगा आपकी यहाँ पे जूल में। ठीक है ना, तो जो मेन फॉर्मूला आपको कौन कौन से है? दो फॉर्मूले, तो ये फॉर्मूला हुआ ये वाला और एक ये वाला। तो फॉर्मूले का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये वाला ये वाला। ठीक है ना, तो ये बेसिक थी आपकी बात थी। तो मैं यार थोड़ा सा समझा रहा हूँ, वापस समझ लो इस चीज को। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। उस चालक तार में ऊष्मा की मात्रा, उस चालक तार में ऊष्मा की मात्रा विद्युत धारा के मार्ग, विद्युत धारा के मान के वर्ग, यानी विद्युत धारा के मान के वर्ग, यानी कितनी धारा बह रही है, तथा प्रतिरोध व समय के गुणनफल के क्या होती है? समानुपाती होती है।
ठीक है ना। विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए उच्च ऊष्मा क्या होती है, खर्च होते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ऊष्मा क्या होती है, खर्च होती है, तो व्यय होती है ना। तो यह कार्य, यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। जो खर्च होती है ना, जैसे अपन ने क्या 5 एम्पियर दिए, तो 5 एम्पियर थोड़ी जाएगा आउटपुट में, तो अपन को क्या जाएगा, जैसे 4 एम्पियर मिलेगा। जो 1 एम्पियर के जो ड्रॉप हुआ ना, 1 एम्पियर का जो ड्रॉप हुआ ना, किसके रूप में हो जाएगा, ऊष्मा के रूप में आपको आउटपुट में आ जाएगा ये चित्र। तो इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, प्रतीक आपका बराबर हो जाएगा, प्रतीक बराबर H हो जाएगा, या मात्रा उसका जूल हो जाएगा, या कैलोरी हो जाएगा। ये चीज इसके अंदर है ना। अब इसके अंदर कुछ बातें थी जो मैं यहाँ पे इसको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जैसे आपका H क्या हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, और आपका B हो जाएगा, I हो जाएगा, R हो जाएगा, T हो जाएगा, और J हो जाएगा। ये चीज जो आपका H है ना, ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मा की मात्रा को बताता है, ऊष्मा की मात्रा, ठीक है ना, कैसे बताएगा, जूल में, ठीक है ना। और ये क्या, V क्या दर्शाएगा आपका, विभवांतर, विभवांतर किसे मिलेंगे अपन, वोल्ट मिलेंगे। I क्या हो जाएगी, धारा किस मिलेंगे अपन, एम्पियर मिलेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका, R क्या हो जाएगा, चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध किस में लेते हैं, ओम में हो जाएगा। T क्या हो जाएगा आपका, समय हो जाएगा, समय लेने का अपन ने चालक तार के अंदर कितने समय तक अपन ने करंट प्रवाहित की, तो टाइम हो जाएगा, टाइम को सेकंड में हो जाएगा। और जूल हो जाएगा यहाँ पे नियतांक हो जाएगा, नियतांक, ये हो जाता है आपका नियतांक होता है। नियतांक का मान कितना होता है आपका, 4.18 होता है, ठीक है ना, 4.18 होता है, या 4.2 भी होता है। ये चीज थी आपकी। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना। बेसिकली कोई भी जैसे टर्म्स को सोल्व करोगे तो आपका यही चीज ध्यान आएगी, है ना। 4.2 जूल भी होता है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये मान आएगा किसमें आएगा आपका, जूल में आएगा। तो आपने क्या सीखा, यानी कि जो थर्मल एनर्जी है उसके अंदर क्या, थर्मल एनर्जी के बारे में अच्छा सा डिटेल से बता, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। जो जूल का नियम क्या होता है, H बराबर I² RT। जो ये कहाँ से आया आपका, इससे आया मेन फॉर्मूला। ये जो मेन फॉर्मूला है ना आपका, ये वाला है ना, मेन फॉर्मूला आपका ये वाला, इससे पूरी टर्म्स निकले आपके। इसी के अंदर क्या ओम्स लॉ को अप्लाई किया है, V की जगह I/R रख दिया और I की जगह V/R रख दिया, तो आपका ये फॉर्मूला यहाँ से जनरेट हो गया। जब आप रखोगे ना यहाँ पे, क्योंकि I बराबर V/R, तो आपको ये टर्म्स प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। अगला पॉइंट पढ़ेंगे अपन, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा, तो विशिष्ट ऊष्मा क्या आपकी, सिंपल है बिल्कुल। विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको बोलेंगे विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। देखो इसकी भी सिंपल परिभाषा, बिल्कुल सिंपल है इसका। इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका, विशिष्ट, जब किसी पदार्थ में ऊष्मीय या ऊष्मा के कारण जो विद्युत धारा बहती है ना, ऊष्मा के कारण जो विद्युत धारा बहती है, वो पदार्थ क्या हो जाएगा आपका, उस पदार्थ को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर बढ़ाने पर जो आवश्यक जो मात्रा की हुई ना, उसको अपन एक तरह से विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। तो अपन इसको कह सकते हैं
वह ऊष्मा की मात्रा, वह ऊष्मा की मात्रा, वह ऊष्मा की, वह ऊष्मा की मात्रा, वह ऊष्मा की मात्रा जो इस पदार्थ के, जो मात्रा है जो इस पदार्थ के, इस पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान, इस पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान, 1 ग्राम द्रव्यमान, वह ऊष्मा की मात्रा इस पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप, द्रव्यमान का ताप, द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, उसे विशिष्ट, उसे विशिष्ट ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं, उसे विशिष्ट ऊष्मीय ऊर्जा, उसे विशिष्ट ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। जो सिंपल शब्दों में वह ऊष्मा जो पदार्थ का 1 ग्राम तापमान, 1 ग्राम का ताप को 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है ना भाई, किसी पदार्थ का द्रव्यमान को 1 सेंटीग्रेड तापमान, 1 सेंटीग्रेड तापमान तक बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है ना। उसी को विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा कैलोरी ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, मात्रक हो जाएगा इसका कैलोरी ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये इसका क्या हो जाएगा, आपका मात्रक हो जाएगा। अब आती है आपकी संवेदी ऊष्मा। अगला पॉइंट आता है आपका संवेदी ऊष्मा। संवेदी ऊष्मा, संवेदी ऊष्मा, संवेदी ऊष्मा क्या होती है, सिंपल है, जो ऊष्मा वस्तु के तापमान परिवर्तन के कारण, जो ऊष्मा वस्तु के तापमान परिवर्तन के कारण बनती है उसे संवेदी ऊष्मा कहते हैं। जो ऊष्मा वस्तु के तापमान में, जो ऊष्मा वस्तु के तापमान में परिवर्तन के कारण बनाती है या परिवर्तन के कारण बनती है। ठीक है ना। परिवर्तन के कारण बनती है उसे संवेदी ऊष्मा कहते हैं। ठीक है ना। जो ऊष्मा वस्तु के तापमान के, जो ऊष्मा वस्तु के तापमान में परिवर्तन के कारण बनती है, यानी कि तापमान में परिवर्तन के कारण, यानी कि वह ऊष्मा जो तापमान में परिवर्तन के कारण, यानी तापमान के अंदर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसके कारण बनते हैं उसको एक तरह से अपन क्या कहते हैं, संवेदी ऊष्मा कहते हैं। उसे क्या कह सकते हैं, संवेदी ऊष्मापन कह सकते हैं। ठीक है।
जब कोई वस्तु ऊष्मित होती है, जब कोई वस्तु ऊष्मीय होती है, ठीक है ना, जब कोई वस्तु ऊष्मीय होती है तो उसका तापमान बढ़ता है, तो उसका तापमान बढ़ता है, ठीक है ना। जब कोई वस्तु ऊष्मीय होती है अपन यानी उसके अंदर यानी कि हीट देंगे तो वो एक तरह से उसका तापमान बढ़ता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ऊष्मा जुड़ जाती है, क्योंकि उसमें ऊष्मा जुड़ जाती है, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाती है, ऊष्मा जुड़ जाती है। तो इसका हो जाएगा संवेदी ऊष्मा का फॉर्मूला हो जाएगा संवेदी ऊष्मा बराबर संवेदी ऊष्मा बराबर हो जाएगा आपका mc डेल टी, इसमें हो जाएगा आपका जूल में, ये हो जाएगा संवेदी ऊष्मा का फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल सा आपका जूल के अंदर mc डेल टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो m हो जाएगा यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान केजी में, m हो जाएगा वस्तु का द्रव्यमान, इसमें हो जाएगा केजी में हो जाएगा, ठीक है ना। m हो जाएगा वस्तु का द्रव्यमान हो जाएगा, और डेल टी बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1 तापमान में परिवर्तन हो जाएगा। तो एक तरह से आप क्या हो जाएगी वापस समझ लो, जो संवेदी ऊष्मा होती है वह ऊष्मा जो तापमान में परिवर्तन के कारण बनती है उसे संवेदी ऊष्मा कहते हैं। जब कोई वस्तु को ऊष्मीय होती है तो उसका जो टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, टेम्परेचर जैसे बढ़ता है तो क्योंकि उसकी ऊष्मा जुड़ जाती है, तो संवेदी ऊष्मा बराबर ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका, संवेदी ऊष्मा बराबर हो जाएगा mc डेल टी हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपका आता है अगला पॉइंट आता है लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा। अगला पॉइंट आता है आपका गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, इसको बोलेंगे गुप्त ऊष्मा, ठीक है ना। जो गुप्त ऊष्मा होती है, सिंपल सी बात है, गुप्त ऊष्मा आपकी वो हो जाती है जब किसी वस्तु का तापमान बदले बिना ही, जब किसी वस्तु का तापमान बदले बिना यानी कोई तापमान के चेंज किए बिना ही उसका परिवर्तन हो जाता है, उसको क्या कहते हैं अपन, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जब किसी वस्तु का तापमान जब किसी वस्तु का तापमान बदले बिना तापमान क्या हो रहा है, बदले बिना उसकी अवस्था में क्या होता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए
उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा, परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं, यानी लेटेंट हीट। ठीक है ना। जब किसी वस्तु का तापमान बदले भी नहीं, यानी उसके अंदर तापमान में कोई चेंज नहीं किया, उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसको ही अपन गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा की इकाई जूल होती है। गुप्त ऊष्मा की इकाई जूल होती है। ठीक है ना। जो आपकी गुप्त ऊष्मा होगी ना उसकी इकाई क्या होती है, जूल होती है। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा गुप्त ऊष्मा बराबर, गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट बराबर लेटेंट हीट बराबर हो जाएगा m इंटू एल जूल। m इंटू एल क्या हो जाएगा आपका, जूल हो जाएगा। ठीक है ना। जो आपका m हो जाएगा वस्तु का द्रव्यमान हो जाएगा, m यहाँ पे हो जाएगा वस्तु का द्रव्यमान। द्रव्यमान किसमें लेते हैं, केजी में लेते हैं। ठीक है ना। द्रव्यमान हो जाएगा केजी में। एल हो जाएगा आपका विशिष्ट ऊष्मा, एल हो जाएगा विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा हो जाएगा आपका। ठीक है। ये चीज थी आपकी। और हम जानते हैं 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.18 जूल होता है आपका। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होते हैं। ठीक है। और 1 kWh बराबर होता है आपका 860 किलो कैलोरी। ठीक है। 1 कैलोरी बराबर तो होता है आपका 4.18 जूल होता है। 1 kWh बराबर होता है 860 किलो कैलोरी होता है। और 1 जूल बराबर होता है 1 जूल बराबर होता है आपका 0.23 कैलोरी। ये चीज आपकी ध्यान रखने की बात थी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जब किसी वस्तु का तापमान बदले बिना उसकी अवस्था में जो परिवर्तन के लिए जो आवश्यक गुप्त ऊष्मा होते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसकी इकाई क्या होती है, जूल होती है। लेटेंट हीट बराबर m इंटू एल। m यहाँ पे हो जाएगा द्रव्यमान हो जाएगा, एल हो जाएगा आपका विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा किसमें लेंगे अपन, किसमें लेंगे, जूल में। ठीक है ना। कैलोरी 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल होता है। और 1 kWh बराबर होता है 860 किलो कैलोरी होता है। 1 जूल बराबर होता है आपका कितना होता है, 0.0। तो इसको यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, इसी चीज को अपन 0.24 कैलोरी, जो मैंने आपको पीछे ही कराया ये चीज। यानी कि जो अपन इसके अंदर 4.18 का भाग देते हैं ना, 4.18 का भाग देते हैं I/RT में, जब जाके ये वैल्यू अपन को प्राप्त होती है। ये वाली चीज है ना, तो ध्यान रखना, ये वाली चीज यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो लास्ट पॉइंट बचा आपका इसी के अंदर बचा है विशिष्ट एंथैल्पी। स्पेसिफिक
एंथैलेपी है ना, ये थोड़ा अटपटा वर्ड है थोड़ा, ये हो जाएगा आपका। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम पदार्थ का तापमान, 1 किलोग्राम पदार्थ का 1 किलोग्राम पदार्थ का तापमान, 1 किलोग्राम पदार्थ का तापमान बदले बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन, उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा विशिष्ट एंथैलेपी कहलाती है। इसकी तो यूनिट हो जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट हो जाएगी आपकी जूल प्रति किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आज आपने क्या सीखा है, आपने देखा थर्मल यूनिट के अंदर आपने सबसे पहला पॉइंट सीखा आपने थर्मल एनर्जी क्या होती है, उसके बाद में सीखा आपने लेटेंट हीट क्या होती है, स्पेसिफिक वो क्या होती है, यहाँ पे गुप्त ऊष्मा क्या होती है, और आपने संवेदी ऊष्मा क्या सीखी। ठीक है स्टूडेंट, अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।